दोस्तों, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे दुर्कheim किस तरह से एक अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं और उनके चिंतन पर किस किस विचारक का प्रभाव हमको नजर आता है। हम लोगों ने कुछ पुस्तकों की भी चर्चा की थी जिनके आधार पर दुर्कheim को एक नए दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। और उसके बाद में जब हम अंत में बात कर रहे थे तो ड्राइफस मूवमेंट की चर्चा आई थी, जो मुझे लगता है कि दुर्कheim के समूचे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है और इसके साथ साथ दुर्कheim के सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जो उनकी अपनी चेतना थी उसे दर्शाने का प्रयास करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइफस आंदोलन के असर को दुर्कheim के योगदान की प्रक्रिया के ऊपर भी देखा जा सकता है। असल में ड्राइफस को थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करें। एल्फ्रेड ड्राइफस कैप्टन थे और एक फ्रेंच ऑफिसर थे, एस्टर हेजी, जो कि सूचनाओं को जर्मनी भेज रहे थे। लेकिन ड्राइफस चूंकि यहूदी थे, इसलिए ये आरोप ड्राइफस के ऊपर लग गया, जो कहीं ना कहीं उस दौर में एंटी सीमेटिसिज्म के प्रभाव को दर्शाता है। चर्च, आर्मी, एंटी सीमेटिक, राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी ताकतें, ये सब ड्राइफस के विरुद्ध थी और ड्राइफस को सजा दिला रही थी। और कड़ी से कड़ी सजा मिले ड्राइफस को, यह एक प्रयास वहां पर था। ड्राइफस गिरफ्तार हो चुके थे। जो लिबरल और रेडिकल ताकतें थी, वो ताकतें ड्राइफस के पक्ष में खड़ी हुई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि ड्राइफस बेकसूर हैं और उनको फंसाया जा रहा है। इन शक्तियों ने जिस तरह से बचाव किया ड्राइफस का और ड्राइफस के पक्ष में जनमत तैयार किया, वह उस दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दुर्कheim उसके अंदर साझेदारी कर रहे थे और इस रेडिकल लिबरल ग्रुप के कारण ड्राइफस को छोड़ना पड़ा। ड्राइफस को बेकसूर सिद्ध कर दिया गया। इस दौर में दुर्कheim ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिजीवियों की अपनी भूमिका व्यक्तिवादिता के साथ, और इसी में वे बुद्धिजीवियों के किन मूल्यों के प्रति कमिटमेंट होने चाहिए, इसकी भी चर्चा करते हैं। और उसमें जस्टिस की बात करते हैं, उसमें लिबर्टी की बात करते हैं, उसमें अधिकारों की बात करते हैं, और इसके साथ साथ यह भी तर्क देते हैं कि आज के समाज में, जो कि आधुनिक समाज है, जहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कि हम अनेक प्रकार के मूल्यों के समावेश देख रहे हैं, वहां इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। व्यक्ति की जो अपनी शिष्टता है, व्यक्ति का जो अपना प्रेस्टीज वाला पार्ट है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये एक ऐसा पक्ष था जिस पक्ष को हमें समझने की जरूरत है। और दुर्कheim के ऊपर इस प्रघटना का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और न केवल व्यापक प्रभाव पड़ा बल्कि उनके समूचे चिंतन में ये मूल्य उभर करके आते हैं, और कहीं ना कहीं यही मोरल लाइफ की संरचना में योगदान करते हैं। नैतिक जीवन की जो संकल्पना है, उस संकल्पना के अंदर योगदान करते हैं।
और उस नैतिकता के दायरे को दुर्खाइम अपने समूचे चिंतन के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। एक चीज दोस्तों और बड़ी इंटरेस्टिंग है जिस पर कि हमें केवल समझने भर की जरूरत है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन जब कभी आपको मौका लगे तो उस विस्तार में जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपकी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन साबित हो सकता है। दुर्खाइम 1858-1917 ये इनका अपना कार्यकाल है। बेवर 1864-1920 ये इनका कार्यकाल है। पेरेटो 1848-1923 ये इनकी अवधि है। दुर्खाइम फ्रांस से जुड़े हैं, बेवर जर्मनी से जुड़े हैं, पेरेटो इटली से जुड़े हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक सेम यूरोपियन जनरेशन है, समान दौर की यूरोपीय पीढ़ी। यह यूरोपीय पीढ़ी समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जानी जाती है। और मुझे लगता है कि अगर हमें समाजशास्त्र के विकास की विभिन्न दिशाओं की भी चर्चा करनी पड़ेगी आगे जाकर के, तो हमें इस यूरोपियन जनरेशन के फ्रेम को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे पक्ष के साथ अब हम दुर्खाइम के कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, इसकी चर्चा करेंगे। दुर्खाइम की ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि 1895 के अंदर जिसका प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक के मूल स्वरूप के साथ साथ मैंने इस पुस्तक को समझने के लिए रोनाल्ड फ्लेचर की पुस्तक सोशियोलॉजी, इट्स नेचर, स्कोप एंड एलिमेंट्स, इसका प्रयोग किया है। रेमंड डेरा की किताब मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट का जो सेकंड वॉल्यूम है उसका इस्तेमाल किया है। कुछ पुस्तकें जो मैंने आपको पहले बताई थी वो पुस्तकें मेरे जेहन के अंदर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य पुस्तक आई जो पुस्तक एंथनी गिडिंस ने न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के रूप में लिखी, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जिसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है। और इसमें अध्ययन संबंधी ऐसे कुछ नियम हैं जिन नियमों को स्थापित करने के लिए, जिन नियमों को प्रस्तुत करने के लिए एल्फ्रेड शुट्स, हेबरमास इत्यादि की चर्चा इस पुस्तक के अंदर मिलती है। दुर्खाइम का भी इसमें बड़े व्यापक संदर्भों के साथ उल्लेख है। और क्योंकि इसमें अनेक विचारक शामिल हैं, इसलिए इस पुस्तक का जो सब हेडिंग है वह पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, विवेचनात्मक समाजशास्त्र की सकारात्मक आलोचना, इस टाइटल से यह पुस्तक हमारे सामने है। और इस पुस्तक को रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को पढ़ने के बाद में पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम ये जान सकें कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में किन पद्धति शास्त्रीय परिवर्तनों का हमें किसी ना किसी रूप में एक कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। परिवर्तन एकमात्र सातत्य है, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं, और उस परिवर्तन को हम किसी ना किसी रूप में समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज और भी मुझे लगती है कि दुर्खाइम के इस पुस्तक को केंद्र में रखकर हम सोशल फैक्ट्स के एक मॉडल की चर्चा कर सकते हैं। कैन बी आइडेंटिफाई दिस पॉसिबिलिटी दैट द सोशल फैक्ट मॉडल is one of the important contributions of एमिल दुर्खाइम। ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस मॉडल की बात कर रहा हूं क्योंकि जब कभी भी हम कोई रिसर्च एक्ट करते हैं तो उस रिसर्च एक्ट में मॉडल के निर्माण की कोई संभावना अगर होती है तो हम उसे
उत्पन्न करने का, उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि समाज शास्त्रीय अनुसंधान को कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, हाउ टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ये एक ऐसा सवाल आता है जिस सवाल के फ्रेम में हम मॉडल को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। तो क्या सोशल फैक्ट के मॉडल को, या अगर हम लिटरेचर की तरफ चले जाएं तो क्या सोशल फैक्ट के एक संभावित पैराडिम को निर्मित करने की बात की जा सकती है, जिसमें केवल एमिल दुर्खाइम ही ना हो अपितु उन विचारकों को भी शामिल करने की बात हो जो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के साथ या उसके इर्द गिर्द के विश्लेषण के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। तो वहां तो वह चर्चा कर सकते हैं पैराडिम की, लेकिन जब हम मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल के अंदर केवल सामाजिक तथ्य जिसकी चर्चा दुर्खाइम ने की है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। हम अन्य विचारकों की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह पुस्तक एक संकेत देती है कि समाजशास्त्र की जो आधारभूत विषय वस्तु है वह सामाजिक तथ्य हैं। सोशल फैक्ट्स आर रियल थिंग्स। ये वास्तविक वस्तु है, यह बताने का प्रयास दुर्खाइम अपनी इस पुस्तक के अंदर करते हैं। मुझे जब मैं इस पुस्तक में सामाजिक तथ्य के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पीटर बिलाउ की थोड़ी सी याद आई। पीटर बिलाउ ने भी दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों का उल्लेख अपने अध्ययन के अंदर किया है। उनका मानना यह है कि एक सामाजिक तथ्य सामाजिक संरचना है और दूसरा सामाजिक तथ्य सामाजिक संस्था है। यानी संरचना को और संस्था को दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो प्रशासन तंत्र सामाजिक संरचना से जुड़े हुए तथ्य के एक अवयव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और परिवार को सामाजिक संस्था जो सामाजिक तथ्य है उसके एक अवयव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिलाउ ने ये बात कही। सामाजिक जो तथ्य है उस तथ्य की पुस्तक यानी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के सेकंड एडिशन में एमिल दुर्खाइम जब अपना प्रीफेस लिखते हैं तो वे सामाजिक संस्था को सामाजिक तथ्य के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। और एक वो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि दुर्खाइम इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने चिंतन में एक शिफ्ट की संभावना को तलाश रहे हैं। एक बात और अगर हम इसकी चर्चा करें कि भाई सोशल फैक्ट है क्या, सामाजिक तथ्य को हम कैसे परिभाषित करें, तो सामाजिक तथ्य की उन्होंने परिभाषा दी। वह परिभाषा लगभग सभी को पता है। सामाजिक तथ्य के अंदर वेज ऑफ एक्टिंग यानी व्यवहार, वेज ऑफ थिंकिंग सोचने के तरीके, फीलिंग अनुभूति के तरीके, ये शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो एक्टिंग इज रेफरिंग बिहेवियरल डायमेंशन, व्यवहार वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक तथ्य में एक तो व्यवहार का पक्ष आ गया। व्हेन यू टॉक अबाउट थिंकिंग देन यू आर रिवीलिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द थॉट स्ट्रक्चर। जो आपकी विचार संरचना है उस विचार संरचना की आप बात कर रहे हैं। चिंतन का संबंध विचार से होता है, तो वहां पर विचार आ जाता है, थॉट आ जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप फीलिंग की बात करते हैं तो वहां पर इमोशन आ जाते हैं, भावनात्मकता आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्खाइम सामाजिक तथ्य के अंदर जिन तीन अवयवों को महत्व प्रदान कर रहे हैं
वह सामाजिक व्यवहार, विचार प्रक्रिया और सामाजिक भावनात्मकता, इमोशंस, इन तीन के साथ में जुड़ा हुआ है। इससे सामाजिक तथ्य की रचना होती है। सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। ये जो पक्ष है, इसके बारे में दो महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा एमिल दुर्खाइम ने की। इन्होंने कहा ये व्यक्ति से इतर हैं, व्यक्ति से बाह्य हैं, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल्स, यानी इन सब की रचना मैंने नहीं की है। एक व्यक्ति के रूप में मैं इनका सृजक नहीं हूं। मेरे अस्तित्व में आने से पहले ये पक्ष ऑलरेडी अस्तित्व में थे। तो एक्सटीरियरिटी समाज की व्याख्या करती है। हमने पहले एक चर्चा करते हुए कहा था कि समाज मेरे अंदर है और समाज मेरे बाहर है। ये जो आंतरिकता और बाह्यता है, ये आंतरिकता और बाह्यता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो कुछ बाहर है, जो मेरे से पहले का है, वह मेरे आंतरिक अवयवों को भी निर्मित करने में योगदान करता है। लेकिन एक संभावना यह जरूर है कि मैं जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो पहले की संरचना है, उस संरचना के अंदर बदलाव करने की भी सामर्थ्य रखता हूं, यानी वह परिवर्तन की संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ एक समूह के रूप में मैं एक नए प्रकार की संरचना को, एक नए प्रकार के सामाजिक तथ्य को जन्म देने की संभावना भी रखता हूं, क्योंकि सामाजिक पक्ष मेरे अंदर है, सामाजिक पक्ष मेरे बाहर है। मैं इन सब के साथ में इंटरेक्शन करता हूं, यह सब मेरे ऊपर प्रभाव डालते हैं और उस प्रभाव के कारण मैं इसमें बदलाव भी कर सकता हूं, इसमें रिजेक्शन की संभावना भी ला सकता हूं और इसके अंदर एक नए प्रकार के पक्षों को भी जन्म दे सकता हूं। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो दुर्खाइम के चिंतन में हमें नजर कम आता है और इसलिए दुर्खाइम इसकी आलोचना का हिस्सा भी बनते हैं। क्योंकि वो जब मोरल लाइफ की बात करते हैं, तो मोरल लाइफ में मुझे लगता है कि ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, इन सब की कहीं ना कहीं निरंतरता बनी रहती है। और इसको दुर्खाइम आगे चल करके सिद्ध करते हैं। वो ये कहते हैं, पावर ऑफ कोअर्सन बाय विच दे कंट्रोल हिम। बाध्यता का वह पक्ष है, वह बाध्यता उस प्रकार का एक दबाव मूलक पक्ष, जो दबाव मूलक पक्ष मेरे अपनी एक्टिंग को, मेरी अपनी थिंकिंग को और मेरी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है। हम उसे कंट्रोल करते हैं इस बाध्यता के कारण। तो एक्सटीरियरिटी और कोअर्सन, बाह्यता और बाध्यता, या एक्सटीरियरिटी और कांस्टेंट, ये दो विशेषताएं महत्वपूर्ण है जो कि सामाजिक तथ्य के संदर्भ में आती हैं। अगर हम पूरी तरह से इस पुस्तक को पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को, और इसके बाद में डिवीजन ऑफ लेबर को भी पढ़ें, सोसाइटी की पुस्तक को भी पढ़ें, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ को भी पढ़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक तथ्य के अंदर बाह्यता और बाध्यता के साथ हमें सामान्यता और सार्वभौमिकता के पक्षों की तलाश भी करनी चाहिए। सामाजिक तथ्य जनरलिटी का पार्ट है, उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जिन सामान्य विशेषताओं को हम सामान्यतः प्रत्येक समाज के अंदर पाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर विवाह की सेरेमनी एक सामाजिक तथ्य है, तो उसमें वेडिंग के जो भी फीचर्स हैं और उसके साथ पति पत्नी के उत्तरदायित्व का जो सवाल है, वह सामान्य विशेषताओं के रूप में प्रत्येक समाज की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, वह प्रत्येक समाज में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से विवाह संस्था
सभी समाजों के अंदर किसी ना किसी रूप में विद्यमान होती है। उसका कंटेंट, उसका कैरेक्टर यह वेरी कर सकता है, लेकिन फॉर्म के रूप में व्यवहार सामान्यतः सब जगह पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उन सामाजिक तथ्यों को एक सार्वभौमिकता के दायरे के अंदर भी देखे जाने की जरूरत है। तो बाह्यता और बाध्यता के साथ हमें ये तलाशने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सामान्यता को और सार्वभौमिकता को सामाजिक तथ्यों की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। दुर्खाइम ने जब एक्सटर्नलिटी की बात की, जब दुर्खाइम ने कुवर्सिवनेस की बात की, जब उन्होंने बाध्यता की बात की, तब ऐसा लगता है कि बाध्यता और बाह्यता, इन दोनों के माध्यम से दुर्खाइम कंसाइंस कलेक्टिव, सामूहिकता की चेतना, उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी रचना करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सामूहिकता की चेतना है। कंसाइंस कलेक्टिव यानी चेतना व्यक्ति की जो विशेषता है, वह विशेषता कहीं ना कहीं सामूहिकता के परिणाम से उभर करके आई है। और जो समूह की चेतना है, उस समूह की चेतना का एक बड़ा व्यापक प्रभाव सामाजिक इकाई पर यानी व्यक्ति की चेतना पर देखा जा सकता है। एक बात और इसमें हम देखें कि दुर्खाइम दो तरह के सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं, जिन सामाजिक तथ्यों को कंसाइंस कलेक्टिव के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। उनका कहना यह था कि दो तरह के सामाजिक तथ्य हैं। एक मटेरियल सोशल फैक्ट है, भौतिक सामाजिक तथ्य है, और दूसरा वो सामाजिक तथ्य है जिसके अंदर मटेरियल एग्जिस्टेंस लैक करता है, यानी जो नॉन मटेरियल है। तो मटेरियल सोशल फैक्ट्स और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, इनकी बात दुर्खाइम ने की है। यह जो आर्किटेक्चरल पार्ट है, कानून है, ये मटेरियल सोशल फैक्ट है, जबकि रिलीजन इत्यादि को हम नॉन मटेरियल फैक्ट्स के रूप में, हम अपने इंटरेक्शन को नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि ये हम सबसे बाहर हैं, इसलिए दुर्खाइम ये भी मानते हैं कि सोशल फैक्ट को थिंग्स के रूप में, वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। सोशल फैक्ट्स should be treated as things। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। सोशल फैक्ट्स आर सोशल थिंग्स, ये दुर्खाइम ने नहीं कहा। दुर्खाइम ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज सोशल थिंग्स। उनको सामाजिक वस्तु के रूप में ट्रीट किए जाने की, उनको देखने की जरूरत है। और यही जो पक्ष है, यह दुर्खाइम के समूचे चिंतन को डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरलिज्म के रूप में स्थापित करता है। प्रकृतिवाद का ये डॉक्ट्रिन है, यानी हम इसको मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की संज्ञा दे सकते हैं कि ये मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, पद्धति शास्त्रीय प्रकृतिवाद है, यानी वह पद्धति जो कि हम प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर या जीव विज्ञानों के अंदर प्रयुक्त करते हैं, लगभग उस प्रकार की पद्धति को हमें सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और यह पक्ष सामाजिक तथ्यों को अन्य तथ्यों से अलग कर सकता है। उदाहरण के लिए उनका मानना यह है कि जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है वो इनहेरिटेड फिनोमेना है, वंशानुगत प्रघटनाएं हैं, जबकि सामाजिक तथ्य वंशानुगत प्रघटनाएं नहीं है। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों को अन्य तथ्यों से अलग किया है, और इसलिए वो सामाजिक तथ्य की जिस तरह से व्याख्या करते हैं, हम कई बार ऐसा लगता है कि उनका अपना सामाजिक तथ्य का विश्लेषण, जिसको कहें कि सोशियोलॉजिज्म, समाजशास्त्रवाद, उसकी वैचारिकी को निर्मित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि दुर्खाइम ने इस पुस्तक के पहले अध्याय में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। व्हाट इज अ सोशल फैक्ट, ये अध्याय, पहला अध्याय है इस पुस्तक का। जो दूसरा अध्याय है
वो रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, इसका अध्याय है कि सामाजिक तथ्य को अवलोकित करने के किस प्रकार के नियम हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम उन्होंने ये बताया कि हमको किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि पर्सनल वाइसेस को और प्री कंसेप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। जो हमारे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं, जो पहले से निर्मित कोई विचार हमारी अपनी चेतना में है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे हमें अपने अध्ययन की प्रक्रिया से निकाल देना चाहिए। हमको प्रत्येक सामाजिक तथ्य का अध्ययन इंपिरिकल इंडिकेटर के रूप में करना चाहिए। जो आनुभविक संकेतक हैं, उन आनुभविक संकेतकों को देखें जो कि उस परिघटना के साथ जुड़े हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो फिनोमिनन विच वी आर स्टडिंग must be based upon several empirical indicators, and in that case we must avoid or eliminate personal biases and preconceived notions। ये उनका अपना कहना था। दूसरा ये कहा उन्होंने कि जिस प्रघटना का आप अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रघटना का एक स्पष्ट अवधारणात्मक पक्ष हमारे सामने आना चाहिए। The phenomenon which we are studying must be defined clearly। उसकी परिभाषा बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। जैसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में और जीव विज्ञानों में ये पक्ष लेते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लेना चाहिए। जब हम ये लेंगे, यानी परिघटना के अंदर पूर्वाग्रह को शामिल नहीं करेंगे, प्री कंसेप्शंस को शामिल नहीं करेंगे, इंपिरिकल इंडिकेटर्स को शामिल करेंगे, तब सामाजिक तथ्य वस्तु के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसकी चर्चा करने के बाद में दुर्खाइम ने इसमें अनेक प्रकार के नियमों को हमारे सामने बताने का प्रयास किया है। जो इसका तीसरा चैप्टर है, उसमें दुर्खाइम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स के बीच का अंतर हमारे सामने स्थापित करते हैं। और नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट का अंतर दुर्खाइम को प्रकार्यवाद की तरफ ले जाता है। वे तथ्य जो कि सामान्य है, समाज के लिए प्रकार्यात्मक हैं, वे तथ्य जो समाज के लिए विपथगामी है, समाज के लिए समस्या मूलक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिसकी चर्चा दुर्खाइम ने की है, कि कोई भी सामाजिक तथ्य कब सामान्य है और कब व्याधकीय है, ये कॉन्क्रीट सोशल कंडीशंस के ऊपर आधारित है, सामाजिक स्थितियों के ऊपर आधारित है। यह संभव हो सकता है कि वह तथ्य एक दौर विशेष में सामान्य हो और एक दौर विशेष के अंदर वही व्याधकीय बन जाए। तो हमें सामान्य और व्याधकीय इस वर्गीकरण को सापेक्ष के संदर्भ में तलाशने की जरूरत है। यह भी संभव हो सकता है कि एक तथ्य जो समाज के एक हिस्से के लिए सामान्य है, वही सामाजिक तथ्य समाज के एक दूसरे हिस्से के लिए व्याधकीय हो जाए। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, इन दोनों के बीच के अंतर के साथ साथ इन दोनों के मध्य के अंतः संबंधों को भी तलाशने की जरूरत है। यह पुस्तक दोस्तों 6 अध्याय के अंदर विभाजित है। इनका जो चौथा अध्याय है वो रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप्स में जुड़ा हुआ है, 5वां एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और 6वां एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रूफ के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो नियम है, इन नियमों की चर्चा हम अपने आगे के लेक्चर के अंदर करेंगे और वहां पर इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।